विषय है संचर और प्राण। पुरुषोत्तम मैक्रोकॉस्मिक न्यूक्लियस की केंद्रातिका गतिधारा का नाम ही संचर है। इसी कारण यह प्राण केंद्र पुरुषोत्तम या परम शिव विषयीभूत भूमा मन की साक्षी सत्ता है और पुरुष या चिति शक्ति हुए विशुद्ध चैतन्य स्वरूप, अतः दूसरी किसी अन्य सत्ता की अनुपस्थिति में इस पुरुष सत्ता का कार्यशील होना असंभव होगा। जब सर्वानुस्यूत पुरुष की आश्रिता प्रकृति व्यक्तिकरण का अधिकार प्राप्त करती है तभी कर्म संभव होता है। पुरुष और प्रकृति सिद्धांततः पृथक पृथक सत्ताएं होते हैं, हुए भी वस्तुतः दोनों एक दूसरे के अविनाभावी हैं। इन दोनों का सम्मिलित रूप अग्नि के समान है। जिस प्रकार दाहिका शक्ति के अभाव में अग्नि की कल्पना तक नहीं की जा सकती, उसी प्रकार अखंड ब्रह्म देह में प्रकृति के बिना पुरुष का अस्तित्व सोच पाना असंभव है। प्रकृति को पुरुष के गुण विशेष के रूप में पुकारा जा सकता है, अर्थात प्रकृति उत्सुकता है, अनभिव्यक्ता है, पुरुष भी वहां विषय रहित निर्गुण ब्रह्म में समाहित है। यह प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, अर्थात सत्व, रज व तमः इन तीनों का समाहार है। प्रकृति के सत्वगुणी प्रभाव से विशुद्ध अस्तित्व बोध, प्योर आई फीलिंग जागृत होता है, जिसे दार्शनिक भाषा में कहा जाता है महत्तत्व। फिर रजोगुणी प्रभाव से यह महतात्विक अस्तित्व बोध अहं तत्व में डोअर आई रूपांतरित होता है एवं प्रकृति के तमोगुणी शक्ति संपात से यह अहं तत्व कर्म फल का रूप ग्रहण करने को बाध्य होता है, अर्थात अहम तत्व चित्त तत्व डन आई में रूपांतरित होता है। सत्व, रज व तमः नामक जिन तीन गुणों, यहां गुण का अर्थ है बांधने की रस्सी यानी बाइंडिंग फैकल्टी, की चर्चा की गई, इनका ही सम्मिलित नाम प्रकृति है। ब्रह्म के निर्गुणा अवस्था में प्रकृति क्रिया रहिता प्रसुप्ता है। प्रसुप्ता किसी भी प्रकार के व्यक्तिकरण में सामर्थ्यहीन होने पर भी उसमें तीनों का अभ्यंतरीण गति धारा अशेष रूप से ही चलती रहती है। इस प्राकृत गति धारा का मतलब है तीनों गुणों की परस्पर संघर्षशील गति धारा। गणित की भाषा में प्रकृति की त्रिशक्तियों के अभ्यंतरीण संघर्ष के परिणाम स्वरूप असंख्य शक्ति त्रिकोण उद्भूत होते हैं। इस अवस्था में शक्ति त्रिकोण के भीतर स्थित पुरुष या शिव या शिवानी, शिव शिवानी, यहाँ प्रकृति का नाम विशेष शिवानी द्वारा घिर जाते हैं। प्रकृति की त्रिगुणात्मिका आंतरिक संघर्ष व एकबद्धता, क्लैश एंड कोहेजन के फलस्वरूप शक्ति त्रिकोण संरचना के किसी भी एक कोण बिंदु से सृष्टि का अंकुर निकल पड़ता है। शक्ति त्रिकोण के इस कोण बिंदु विशेष जहां से सृष्टि धारा बहिर्गत होती है पर स्थित पुरुष का नाम शंभु है, तथा इस अवस्था में शक्ति त्रिकोण के मध्य बिंदु को पुरुषोत्तम या विषयी परम शिव, सब्जेक्टिवेटेड शिव कहते हैं। पुरुषोत्तम समस्त सृजनशीलता के मध्यमणि प्राण केंद्र हैं। यह जो गति धारा ब्रह्म चक्र के प्राण केंद्र पुरुषोत्तम से प्रवाहित होती चल रही है, यह मूलतः केंद्रातिगा स्वभाव की है, अर्थात इसकी गति दिशा सूक्ष्म से स्थूल की ओर है। आनंद मार्ग के आध्यात्मिक दर्शन की परिभाषा में ब्रह्म चक्र के प्राण केंद्र से प्रकृति के गुण प्रभाव निबद्ध पुरुष की जड़ाभिमुखी गति धारा को संचर नाम दिया गया है।
शक्ति त्रिकोण के शंभु से प्रवाहित यह सृष्टि धारा अशेष भाव से आगे चलती जाती है। शक्ति त्रिकोण के कोण बिंदुओं का अस्तित्व तो है, किंतु इनमें कोई गतिशीलता नहीं है। यह एक गतिहीन अवस्था है या स्थूलत्व में पर्यवसित कर देना ही तमोगुण का धर्म है। इस जड़ धर्मी तमोगुणी शक्ति को पराजित कर जो तमह के वक्ष स्थल पर अभिव्यक्ति का स्पंदन जगाए, तर्क विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान की दृष्टि से विचार करने पर उसकी गंभीरता की अपरिमाप्यता और गुणगत विचार से उसके सत्वगुणी स्वभाव को स्वीकार करना ही पड़ेगा। अतः जो प्रकृति शक्ति त्रिकोण के शीर्ष कोण बिंदु से परिणाम भूता शक्ति के रूप में बहिर्गत होती हुई संचर धारा का सूत्रपात करती है, मूलतः जड़ भावात्मक होते हुए भी वह अवश्य ही सत्वगुणी है। यह प्रकृति पुरुष देह में शुद्ध मय बोध, प्योर आई फीलिंग का उद्बोधन करती है। यह एक विशुद्ध मय बोध है, क्योंकि सत्वगुणी प्रकृति इससे और अधिक दूर अग्रसर नहीं हो सकती। दर्शन की भाषा में इसी मय बोध को महत तत्व कहते हैं। परमार्थिक विचार से इस महत तत्व को भूमा महत कह सकते हैं। यही हुआ परम शिव की आश्रिता प्रकृति के सत्वगुणी शक्ति संपात का पुरुष देह का प्रथम बंधन। प्रकृति का यह बंधन विराट परम पुरुष देह के एक बहुत ही छोटे से क्षेत्र में सीमित होता है। इसे एक पूर्णतः सैद्धांतिक बंधन कहा जा सकता है। पुरुष महत तत्व में बहुत ही सामान्य रूपांतरण है। सृष्टि चक्र की संचर धारा जैसे जैसे आगे बढ़ती है, सत्वगुणी प्रकृति भी उसी प्रकार क्रम से आंतरिक संघर्ष के परिणाम स्वरूप रजोगुणी प्रकृति में रूपांतरित हो जाती है, और प्रकृति के इस रजोगुणी प्रवाह के कारण कर्तृत्व बोध उद्भूत होता है, अर्थात भूमा महत भूमा अहम में रूपांतरित होता है। महत तत्व की तुलना में अहम तत्व के ऊपर प्रकृति का बंधन स्पष्ट अधिक प्रकट होता है। तब भी संचर धारा के इस पर्याय में भी भूमा मानस में किसी विषयी भूत सत्ता ऑब्जेक्टिव मैक्रोकॉजम की उत्पत्ति नहीं होती। इस अवस्था में भी महत तत्व के ऊपर प्रकृति का बंधन मुख्य रूप से सैद्धांतिक धारणा मात्र ही होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से रजोगुणी प्रकृति द्वारा निभाई गई विषयीकरण की भूमिका एक्टिवेटेड काउंटर पार्ट ऑफ सब्जेक्टिव में अहम तत्व ही विषयी मन में परिणत होता है। पुरुष का अहम तत्व में रूपांतरण अभी भी अति सूक्ष्म है। इस अवस्था में विषय सत्ता का उद्भव नहीं हुआ है, क्योंकि अहम तत्व अभी भी विषयी भाव में ही विराजमान है। प्रकृति के तमोगुणी शक्ति संपात की मात्रा ज्यों ज्यों बढ़ती जाती है, अहम तत्व भी विषय भाव में परिणत होता जाता है। संचर धारा में इसी स्तर का नाम चित्त है। विषयी भाव का विषय भाव में यह रूपांतरण तमोगुणी प्रकृति के प्रभाव का परिणाम है। प्रकृति का तमोगुणी शक्ति संपात अहम तत्व को इस प्रकार प्रभावित करता है कि उसे चरम रूप में परिग्रहण करने को विवश कर देता है। इस प्रकार प्रकृति की बंधनी शक्ति से भूमा महत का कुछ अंश प्रथम चरण में भूमा अहम में परिणत होता है, एवं द्वितीय चरण में कुछ अंश भूमा चित्त में रूपांतरित हो जाता है। परिवर्तन के इस चरण में विषयी भावात्मक पुरुष सत्ता का विषय भाव में रूपांतरण होता है। भूमा विषयी भाव का विषय भाव में रूपांतरण साथ ही भूमा चेतन का भी रूपांतरण है, अर्थात इस क्षेत्र में मात्र भूमा अहम रजोगुणी प्रकृति के प्रभाव द्वारा मानसिक क्रिया करता है। यही नहीं, बल्कि अहम तत्व का एक भाग कृत कर्म फल रूप में ग्रहण करता है, और इस प्रकार तमोगुणी शक्ति संपात से विषय भाव भी प्राप्त करता है। पुरुष सत्ता यहाँ प्रकृति के बंधन का अनुभव करती है। यही विषय भाव प्राप्त पुरुष भाव ही भूमा चित्त हुआ। इस भूमा चित्त को यदि विषय भाव से देखा जाए, तब अहम तत्व इसका निकटतम मानस विषयी भाव और भूमा महत हुआ चरम मानस विषयी भाव हुआ। ये महत तत्व, अहम तत्व और चित्त तीनों मिलकर हुए ब्राह्मी मन या भूमा मन, और इसका प्रत्येक विषयी भाव भूमा चैतन्य हुआ। अब तक पुरुषोत्तम के ऊपर त्रिगुणात्मिका प्रकृति के प्रभाव के फलस्वरूप पुरुषोत्तम भूमा महत में, भूमा महत भूमा अहंग में, भूमा अहंग भूमा चित्त में रूपांतरित हुए हैं। इस प्रकार सृष्टि धारा क्रमशः आगे बढ़ती चल रही है। संचर धारा में स्थूलीकरण के परवर्ती चरण में
चित्त और अधिक स्थूलत्व प्राप्त कर व्योम तत्व में रूपांतरित होता है। प्रकृति के तमोगुणी शक्ति संपात की मात्रा और भी बढ़ जाती है। इस बढ़ते हुए बाह्य दबाव के फल स्वरूप सत्ता संरचना के आंतरिक भाग में क्रमशः संकोचन होता जाता है और उसी के साथ केमिकल एफिनिटी या रासायनिक संहति भी बढ़ती जाती है। संचर धारा में स्थूलीकरण के पथ में व्योम तत्व के अतिरिक्त और भी 4 तत्वों का उद्भव होता है। क्रमानुसार ये हैं वायु तत्व, तेजस तत्व, आप तत्व और क्षिति तत्व। यही क्षिति तत्व हुआ भूमा चित्त की स्थूलतम अभिव्यक्ति और भूमा चित्त पर प्रकृति के तमोगुण का प्रभाव अपनी क्षमता की पराकाष्ठा को प्राप्त करता है। पंच तत्व के ऊपर तमोगुणी प्रकृति द्वारा आरोपित बाहरी दबाव को बल कहा जाता है। इस बल के परिणाम स्वरूप 2 परस्पर विरोधी शक्तियां उत्पन्न होती हैं, एक केंद्रातिगा और दूसरी केंद्रानुगा शक्ति। केंद्रानुगा शक्ति उत्पन्न शक्ति वस्तु की संरचना संहति को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहती है और केंद्रातिगा शक्ति वस्तु संरचना के भीतर एक विघटनकारी शक्ति उत्पन्न करती है, अर्थात वस्तु को खंड विखंड कर देना चाहती है। इसी केंद्रानुगा और केंद्रातिगा शक्ति समूह का सम्मिलित नाम प्राण या एनर्जी है। अतः प्रत्येक स्थूल सत्ता में प्राण होता है। कारण ब्रह्म एवं उनकी स्थूलतम परिणति के बीच की नित्य लीला ही प्राण है। प्राण में अभ्यंतरीण संघर्ष होता रहता है। संघर्षशील इन शक्तियों में यदि केंद्रानुगा शक्ति विजयी होती है तो इस अवस्था में जड़ वस्तु के भीतर एक केंद्र बिंदु तैयार होता है तथा उस वस्तु की संरचना संगति अटूट बनी रहती है। और इसी कारण किसी वस्तु की संरचना संगति बाहरी दबाव या बल के ऊपर निर्भर करती है। इसके विपरीत केंद्रातिगा शक्ति के जयी होने से परिणाम भूता शक्ति जड़ वस्तु के अंदर किसी केंद्र बिंदु की रचना नहीं कर पाती। अतः देखा जाता है कि परिणाम भूता केंद्रानुगा शक्ति वस्तु संरचना के भीतर एक केंद्र तैयार कर वस्तु के अस्थायित्व को बनाए रखती है, परंतु जड़ वस्तु के संरचनागत संगति के दृढ़ बने रहने पर भी आणविक स्तर पर किसी अंश में अनुसंरचना के भीतर केंद्रातिगा शक्ति की प्रधानता हो सकती है। आणविक स्तर पर इस अंश विशेष में ध्वंस क्रिया शुरू हो जाती है और परिणाम भूता इस केंद्रातिगा शक्ति के प्रभावाधीन अंश विशेष मूल सत्ता से अलग विच्छिन्न हो जाता है। अनुसंरचना में इसी प्रकार की घटना को हम क्षति वियर एंड टियर कहते हैं। इसके कारण जड़ वस्तु में जो अवक्षय होता है उसकी क्षतिपूर्ति भोजन, प्रकाश, हवा, जल से संग्रहित प्राण शक्ति के द्वारा होती है। इसके बावजूद हमारी यौगिक संरचना संगति का केंद्र बिंदु जब तक परिणाम भूता केंद्रानुगा शक्ति के प्रभावाधीन होता है तब तक यह संगति अक्षुण्ण बनी रहती है। अब देखा जाए कि जड़ के अनुसंरचना में प्राण की अभिव्यक्ति किस प्रकार होती है। ये जड़ वस्तुएं व्योम, वायु, तेजस, अप और क्षिति तत्व जैसे पंच भौतिक तत्वों से निर्मित है और इसके लिए यौगिक संरचना के विचार से उनका अस्तित्व बनाए रखने के लिए इन पंच भौतिक तत्वों को सुसंतुलित परिमाण में होना आवश्यक है। साथ ही इन तत्वों के पारस्परिक समिति के ऊपर ही परिणाम भूता केंद्रगामी अभ्यंतरीण शक्ति या प्राण का अस्तित्व निर्भर करता है। इन पंच भौतिक तत्वों के केंद्र बिंदुओं का नियंत्रक केंद्र ही प्राण समूह का भी नियंत्रक बिंदु होता है। इसी प्राण समूह का सम्मिलित नाम प्राणा है। किसी जड़ वस्तु के भीतर वियर एंड टियर क्षति होने से किसी न किसी तत्व का अवक्षय होता है, जिसके फलस्वरूप परिणाम भूता मूल शक्ति जो वस्तु के केंद्र बिंदु का नियंत्रण करते हुए पूरी संरचना की एक बद्धता को बनाए रखती है, वह भी दुर्बल हो जाती है। इस अवस्था में यदि अवक्षय ग्रस्त इस तत्व विशेष की क्षतिपूर्ति न हो तथा अंतर्निहित तत्वों का सुसंतुलन बना न रहे तो परिणाम भूता अभ्यंतरीण शक्ति की मात्रा भी कम हो जाएगी। अतः युक्ति संगत रूप से हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जड़ वस्तु के अस्तित्व
के लिए एक अनुकूल परिवेश का होना नितांत आवश्यक है। जहां ये पंचभौतिक तत्व निर्दिष्ट परिमाण में उपस्थित होंगे, केवल उसी परिवेश में प्राण की अभिव्यक्ति भी संभव होगी। प्राण की अभिव्यक्ति के लिए मूल प्रयोजन अनुकूल परिवेश है। इसलिए इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि परिणाम भूता शक्ति, रिजल्टेंट फोर्स, जब अनुकूल परिवेश पाकर प्राण रूप में अभिव्यक्त होती है, उसी अवस्था को प्राणाह कहा जाता है। संस्कृत भाषा में प्राण शब्द बहुवचन है, क्योंकि प्राणाह जैव आधार देह के भीतर और बाहर कार्यरत 10 वायु का सम्मिलित नाम हुआ। प्राणाह की अभिव्यक्ति 2 आवश्यक मौलिक तत्वों के ऊपर निर्भर होती है। प्रथमतः प्राण वायु की परिणाम भूता शक्ति को केंद्रगामी होना ही होगा। द्वितीयतः प्राण को अभिव्यक्ति के लिए एक अनुकूल परिवेश का होना भी अनिवार्य है। इसी अनुकूल परिवेश के अभाव में सुप्राचीन बृहत्काय बहुसंख्यक प्राणी आज की पृथ्वी पर छोटे छोटे जीव में परिणत हो चुके हैं, अथवा धरती की सतह से पूरी तरह लुप्त निश्चिन्न हो गए हैं। प्राण के पक्ष में यदि परिणाम भूता केंद्रानुगा शक्ति जयी हो, तो भी बाह्यिक वातावरण यदि प्राण की अभिव्यक्ति के पक्ष में अनुकूल न हो, तब ऐसी अवस्था में जड़ वस्तु संरचना असंख्य सूक्ष्म अणु परमाणुओं में चूर्ण विचूर्ण हो जाएगी। उपयुक्त परिवेश के अभाव में प्राण की अभिव्यक्ति नहीं होती, तब भी अणु संरचना के ऊपर तमोगुणी प्रकृति बाह्यिक दबाव या बल का प्रभाव बढ़ता जाता है। इसके फलस्वरूप एक ऐसी अवस्था आएगी जब जड़ देह में अंतर परमाणुविक दूरत्व 9 के बराबर रह जाएगी। अब यदि प्रकृति की तमोगुणी प्रभाव और अधिक क्रियाशील हो, तो जड़ संरचना के भीतर एक प्रचंड प्रतिक्रिया सृष्ट होगी, जो केंद्रानुगा व केंद्रातिगा दोनों शक्तियों को प्रभावित करेगी, और अंततः वस्तु संरचना चूर्ण विचूर्ण हो जाएगी। तब इसे ही जड़स्फोट कहते हैं। जड़स्फोट की यह घटना केवल मृत या मरणासन्न ज्योतिष पिंडों में ही घटित होती है। जीवित ज्योतिष पिंडों में अनुकूल परिवेश उपलब्ध होने के कारण प्राण प्राणाह में रूपांतरित होने का सुयोग पाता है और जड़स्फोट की संभावना नहीं रह जाती। यह जड़स्फोट तात्क्षणिक भी हो सकता है अथवा क्रमशः भी, किंतु प्राण की केंद्रातिगा शक्ति के कारण यह जड़स्फोट धीरे धीरे भी हो सकती है। तात्क्षणिक अथवा क्रमशः किसी भी जड़स्फोट के उपरांत जड़ देह की विश्लिष्ट तत्व पंचभौतिक तत्व समूहों में पुनः मिल जाते हैं। संचर धारा की इस गति को ऋणात्मक संचर, नेगेटिव संचर कहते हैं। ऋणात्मक संचर धारा में जड़ संरचना के विश्लिष्ट तत्व समूह व्योम तत्व से सूक्ष्मतर स्तर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका अर्थ होगा कि अहम तत्व अपनी संचर मुखी चिंतन धारा को वापस समेट रहा है। भूमा अहम तत्व के इस प्रकार के प्रत्याहार का भूमा मन की कल्पना धारा का गतिरोध अथवा सृष्टि का प्रनाश होगा, क्योंकि सृष्टि तो भूमा मानस की एक केंद्र प्रसारी कल्पना धारा मात्र है। अतः जड़ स्फोट प्रत्याहार जैसी कोई घटना नहीं, बल्कि तमोगुणी प्रकृति के अत्यधिक बाहरी दबाव के फलस्वरूप बाह्यिक चिंतन तरंग में एक प्रचंड प्रतिक्रिया और फलस्वरूप विश्लिष्ट तत्व समूहों का पंचभौतिक तत्व में मिलकर एक हो जाना है। इस तरह भूमा मानस की कल्पना धारा निरंतर चलती रहती है और इसी कारण पूरे विश्व के तथाकथित ताप मृत्यु की कोई संभावना ही नहीं रह जाती। जमालपुर 27/5/1959।